चलो बेटा शुरू करते हैं फ्रेश लेक्चर, बिल्कुल एकदम। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, संधारित्र तथा धारिता, एनसीईआरटी की है, बुक लेके बैठना, 12th फिजिक्स, वहीं से लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ताकि थोड़ी सी थ्योरी पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में मैं बोल दूंगा, इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, बुक से लिखा हुआ है हुबहू, ठीक। अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कैपेसिटर होता क्या है कि सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, कंडक्टर्स है यानी दो चालक का कोई एक निकाय है, दो चालक होने चाहिए। चालक गोल भी हो सकते हैं, चालक चौकोर भी हो सकते हैं, चालक बेलन भी हो सकते हैं, सिलेंडर भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकती है, स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, ठीक है। एंड सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, जस्ट लाइक डाइपोल की टाइप का हो गया। डाइपोल भी क्या होता है, सेपरेटेड होता है, कि डिस्टेंस होती कि नहीं होती, पर दो चार्ज होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो कंडक्टर बता दिया, ठीक है। जस्ट लाइक ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने प्लेट ले ली, मैं हो सकता तो गोले भी ले लूँ, स्फीयर, ये रहा स्फीयर, ठीक है, गोला, और इनके बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, सेपरेटेड होनी चाहिए। किससे? इंसुलेटर से। इंसुलेटर अपन पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक बहुत अच्छे से, उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो बैठ गया। वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज, एक कंडक्टर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, एंड अनदर वन हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इक्वल अमाउंट होना चाहिए, सीधी सी बात है, देख लो, ध्यान रखना इस बात को। यानी इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा Q1 और Q2, Q1 और Q2 होते तो क्या होता, अलग अलग होते, लेकिन वो बोल रहा है सेम अमाउंट में आना चाहिए। एक को प्लस चार्ज करना है, दूसरे को उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर है उनके पास में। फॉर दिस बोथ द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दोनों प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ना है। बैटरी लिखा है तो बैटरी बनाना, सेल मत बना देना। और ये मैंने एक स्विच भी बना दिया, छोटी क्लासेस में बनाया होगा आपने स्विच, और ये मैंने ऑन कर दिया। ऑन मतलब की लगा दी, चाबी, ठीक है ना। ये टर्मिनल प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। व्हेन टू और मोर सेल आर देयर, इट्स कॉल्ड बैटरी। जब दो सेल हो या दो से ज़्यादा हो तो बैटरी कहलाती है। हमने बैटरी लिखा, सेल भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इफ़ द बैटरी इज रिमूव्ड, अब ढंग से समझना, जैसे ही हमने इसको बैटरी लगाई तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से रवाना होंगे। नेगेटिव चार्ज ऑन है सर्किट अभी, इलेक्ट्रॉन रवाना हुए, इलेक्ट्रॉन रवाना हुए। इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया ना इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, गुड। यहाँ से कौन जाएगा, करंट जाएगा। करंट की डायरेक्शन बाय कन्वेंशनली हम यही लेते हैं, करंट ऐसे जाता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इधर आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हवा आ गई, इस इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, इसको तार से जोड़ना होता है क्या? अपन वो बाल पे कंघा रगड़ते हैं और फिर एक पेपर के टच थोड़ी करते हैं, वो कंघा खींच लेता है, पावरफुल होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे क्या कर रहे हो, हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, प्रबल बल होता है, स्थिर वैद्युतिकी बल, ठीक है। डिस्टेंस बहुत कम है, ये तो दिखा रखी है यहाँ पे। यहाँ से कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन रवाना होंगे। भाई देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है ना, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ये इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे वापस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आया। बैटरी ने कितना इलेक्ट्रॉन रवाना किया, इधर सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन रवाना किया तो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। बैटरी की गणित समझो पहले। बैटरी की टोटल चार्ज कितने होते हैं बैटरी में, नेट चार्ज जिसको बोलते हैं, टोटल चार्जेस कितने होते हैं, 0 होते हैं। टोटल मतलब प्लस और माइनस मिलके, अगर एक गया तो वो एक आएगा। अब देखो ढंग से समझना, छोटी सी चीज़ है, जब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। अपन बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि ये कोई कंडक्टर है, चालक है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसके साथ नेगेटिव साइन भी इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला जाएगा। ये कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। छोटी सी बात है, आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन रवाना हुए, वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ गए। समझ में आ रहा है, ये प्लेट प्लस होती गई और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो ये प्लेट कौन सी हो गई, नेगेटिव हो गई। आगे देखो क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़, इफ द बैटरी इज रिमूव्ड। अब आपने बैटरी को रिमूव कर लिया, ये मैंने बैटरी को रिमूव ही कर दिया पूरा, ये लो पूरा सर्किट। स्टिल देयर इज
चार्ज स्टोर्ड ऑन द कंडक्टर्स। अब इस कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर्ड हो गए, ऐसे स्टोर हुए, बैठ गया। Therefore, we can say that a capacitor is a charge storing device। ये कैपेसिटर बन गया। कैपेसिटर एक्चुअली है कुछ भी नहीं, दो प्लेट लेनी है अपन को, चाहे वो चकोर हो, चाहे वो गोल हो, चाहे सिलेंडर हो, ठीक है, बात करेंगे अपन बाद में। तो अभी यहां पे अपन ने प्लेट बोल रहे हैं तो प्लेट बना दो। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। हमने बैटरी को हटा दिया है और ये चार्ज हो गए हैं, विच मीन्स कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। संधारित्र एक आवेश संचित की युक्ति है। ये पूरा अगर लिखोगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं पहले भी बोलता हूँ कि कुछ थ्योरी दिमाग में रहनी चाहिए, फिजिक्स पढ़ते हो तब। अच्छा, ये सेम टू सेम लिखना, लेकिन ये रेड से इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको एक पता चले कि संधारित्र एक आवेश संचित की युक्ति है जिसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो चार्ज डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज यानी रिलीज कर देता है। ऐसा एक रियल लाइफ का कंडक्टर हम कहाँ पे देखते हैं? हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, क्लाउड्स हैं, बादल हैं, और ये हमारी अर्थ की सरफेस है। यहाँ से ये क्या हुए, चार्ज्ड हैं, टकराएंगे बादल तो क्या होगी, लाइटनिंग होगी। यानी लाइटनिंग कब हुई? लाइटनिंग कब हुई? जब उसके पास चार्ज स्टोर थे, इनके पास आवेश संचित थे, और यहाँ पे ये लाइटनिंग हो गई। और क्यों हुई? जब पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है पीडी, एक सरफेस ये हो गई अर्थ की और दूसरी क्लाउड की मिल गई, धरती की मिल गई, बादल की मिल गई। ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। कौन? कैपेसिटर। लाइटनिंग पड़ती कि नहीं पड़ती? एकदम से तड़ाक से। बिजली, स्वदेश बिजली, बिजली, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये काम क्यों आता है, क्यों बना रहे हैं हम इसको। तो ये अपना एक रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट हो गया कि क्लाउड से लाइटनिंग निकलती है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलता है, और हम लोग फिर भी ये बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ही अपना एक कॉन्सेप्ट है। चलो आगे देखो, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस कहाँ काम आती है, यूजेस क्या हैं इसके। यूजेस अगर कोई पूछे कि यूजेस क्या होते हैं, तो देखो अपनी जितनी भी मोटर होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे फ़ैन हो गया, मोटर भी हो गई, और मेडिकल की अगर बात करें तो वहाँ पे कोई पेशेंट जैसे ही मरने वाला होता है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा होता है, उसका हार्ट, तो उसको झटके देते कि नहीं देते? जैसे ही वो चिपकाते हैं, डॉक्टर उधर दबाता है, इधर से दो जने पकड़े होते हैं, वो हैंडल और वो छाती पे लगाते हैं और बाक से तो डिस्चार्ज हो रहे हैं। वो पहले चार्ज था, डिस्चार्ज हो गया, चार्ज था। कैमरा फ्लैश वहाँ पे यूज़ होता है। क्यों होता है? कूलर की मोटर में, ठीक है, ऐसे लगे हुए मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे गोले टाइप के, ये दो तार निकले हुए हैं बस, ठीक है। माइक्रोफेरेड लिखा हुआ रहता है, और जनरली माइक्रोफेरेड लिखा हुआ रहता है। मैंने तो माइक्रोफेरेड देखा है फ़ैन के अंदर और ऐसे वैसे, ठीक है। कई बार हमारा फ़ैन है ना काम नहीं करता, यानी हमने बिजली से तो ऑन कर दिया उसको, लेकिन वो चल नहीं रहा है। तो क्या नहीं है उसके अंदर? उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, क्योंकि किसी मशीन को चलाने के लिए पहले उसके अंदर स्टोर्ड होना चाहिए एनर्जी, क्योंकि उसको ज़्यादा करंट चाहिए होता है। तो वो कौन देता है? कैपेसिटर देता है। तो कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग, हमारे घर पे सपोज करो पार्टी है, और हमको पता है कि हमारा जो मटका है उसमें पानी कम है, क्योंकि 50 लोग आएंगे, अब मटके से कब पिएंगे, तो हमने बहुत बड़ा ड्रम जो होता है ना वो भर के रख दिया। तो हमारी जो उस टाइम पे जो ज़रूरत होगी वो ये पूरी कर देगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उनको कुछ जो मोटर्स होती हैं उनको करंट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे कैपेसिटर। आपने तो कैपेसिटर वो देखे होंगे मोबाइल के अंदर, कोई पीसीबी देखिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो मोबाइल के अंदर डलते हैं, कंप्यूटर के अंदर डलते हैं, मदर बोर्ड और वो सब, उनके अंदर आपको मिलेंगे बड़े छोटे छोटे से कैपेसिटर, ठीक है, अलग अलग टाइप के। मेरे घर पे इतना बड़ा कैपेसिटर, क्योंकि मेरे जो मोटर है वो 55 हॉर्स पावर की है, ट्यूबवेल पे बचपन से देखता आया हूँ मैं, ट्यूबवेल पे, ठीक है ना। तो उस 55 हॉर्स पावर है ऑलमोस्ट, तो इसका करंट वरंट सब अपन निकालेंगे, P बराबर VI और वो सब, उसकी चिंता छोड़ो आप लोग। और ये देखो, इस मोटर को है ना करंट चाहिए होता है लगभग 70 से 80 एम्पियर का, 70 to 80 एम्पियर करंट की यूनिट क्या होती है? यही तो होती है, 70 to 80 एम्पियर करंट चाहिए। तो ये तो चलने के बाद है, चलने के बाद इतना करंट लेती है मोटर, लेकिन स्टार्टिंग में भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तो इनके अंदर क्या होता है? एक तो पहले तो गियर सिस्टम होता है, ठीक
ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनते हैं, स्टार डेल्टा, 3 फेज कनेक्शन होता है, 3 फेज कनेक्शन होता है जिसकी वोल्टेज कितने होते हैं, 440 वोल्ट होता है शायद, कुछ लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, हाँ ठीक है 440 वोल्ट, 3 फेज कनेक्शन होता है। पहले स्टार बनता है फिर डेल्टा बनता है। ये क्या होता है एक्चुअली में, कुछ नहीं, गियर सिस्टम है। जैसे गाड़ी नहीं होती, फर्स्ट गियर में भारी भारी चलती है और फिर बाद में जैसे जैसे हम गियर चेंज करते रहते हैं, गाड़ी लाइट होती जाती है, लाइट होती जाती है, फिर हम लोग उसको 4th गियर में, 5th गियर में, फिर 6th गियर में, और किसी बस में मर्सिडीज है तो 7, 8, 9, और किसी बस में और ज़्यादा अच्छी गाड़ी है तो 10, 11, 12, ठीक है। तो ये गियर सिस्टम होते हैं स्टार डेल्टा। पहले आवाज़ आती है टक, फिर मोटर पानी उठाने से मुँह, तो एक बार उसको करंट है ना ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो कौन देता है, कैपेसिटर। इसलिए मेरे इतना बड़ा कैपेसिटर, इतना बड़ा, कभी दिखाऊंगा फोटो डाल के इस चैनल में ना। हम लोगों को वो फोटो का भी मिल चुका है, कम्युनिटी टैब में हम लोग फोटो भी डाल सकते हैं, डालेंगे कभी, दिखाएंगे आपको। तो ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा करंट चाहिए। जैसे कैमरा फ्लैश की बात करें, एकदम से 20 से 25 एम्पियर के आसपास उसको करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो इतना करंट आएगा कहाँ से, तो वो स्टोर करता रहता है धीरे धीरे, और जैसे ही हमने फोटो खींची चक से एकदम फ्लैश गिर जाता है, समझ। तो इन मोटर को चलाने के लिए, इन चीज़ों को चलाने के लिए हमें एक बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। कूलर भी अगर आपके है तो आप फैन के पास, कूलर का जो फैन होता है ना, उसके जो डंडे होते हैं, एंगल होते हैं लोहे के, वहाँ पे आपको एक गोल गोल सा दिखेगा बड़ा सा, वो कैपेसिटर है, ठीक है। वो स्टोर करके रखता है एनर्जी को, और बाद में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। जब हम चलाते हैं उसको तो वो एक बार कूलर को करंट दे देता है। अब देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम बात क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है हमारी पूरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लगाना मत भूलना। एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगर कोई चार्जेस को होल्ड करके रख पा रहे हैं, ये कंडक्टर होल्ड करके रख पा रहे हैं क्या, हाँ, ये कंडक्टर नहीं है, ये कैपेसिटर बन गया है, ठीक है ना। एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को होल्ड करके रखें, विद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो एक तो हो गया कैपेसिटर, कैपेसिटर मीन्स संधारित्र, और एक हो गया कैपेसिटेंस विच मीन्स धारिता। विद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, जो धारण कर लेता है, इसलिए धारिता, धारण कर लिया, साधारण आदमी ने धारण कर लिया। कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है किसकी, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, लिख लेना इतना। संधारित्र का गुण धारिता कहलाता है। इस संधारित्र का जो गुण होगा ना, गुण, संधारित्र के कुछ गुण होते होंगे, क्या होते हैं, हमने कहा कि ये स्टोर कर लेता है चार्ज को, आवेश को, तो संधारित्र का जो गुण होगा वो क्या कहलाएगा, धारिता कहलाती है, ठीक है। अब हम कैपेसिटर को, चार्ज तो हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक हम अच्छे ढंग से सीखते हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अभी तो ये तो बता दिया यहाँ से कि अब बैटरी हटा ली फिर भी इसके पास में चार्जेस हैं, तो अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होती है। आगे देखो, क्या याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने कहा कि हमारी प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज हैं, उतने के उतने चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड, परिमाण समान होना चाहिए। अगर ये 25 चार्ज आए हैं 25 कूलाम, तो इस पर भी 25 कूलाम आएंगे, बैठ गया, सेम मैग्नीट्यूड, परिमाण में समान होने चाहिए। ये 70 माइक्रो कूलाम आए हैं अगर इसके अंदर चार्ज, या 50 कूलाम आए हैं तो इसके पास भी 50 कूलाम आएंगे, बट अपोजिट इन नेचर, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, परिमाण, ठीक है। इसीलिए टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि दो क्या है, कंडक्टर हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज है, उतना का उतना ही दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कैपेसिटर इज जीरो। टोटल चार्ज कैपेसिटर पे कितना होता है, ध्यान रखना, हमेशा जीरो होता है। संधारित्र का कुल आवेश शून्य होता है। और हम जानते हैं कि चार्जेस के एक प्रॉपर्टी होती है कुछ, एक तो एडिटिविटी ऑफ नेचर। चार्जेस क्या होते हैं, आवेशों की योज्यता हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि आवेश जुड़ जाते हैं, बीजगणित योग हो जाता है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है आवेश जो है, स्केलर क्वांटिटी, तो वो सीधा एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। पहले के पास प्लस क्यू, दूसरे को भी हम जोड़ेंगे प्लस लगा के, लेकिन पता चले इसमें माइनस है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। लेकिन जनरली जो मोर जनरली हमारी जब बातें होती है ना कैपेसिटर के बारे में, तो हम लोग इसकी बात नहीं करते, इसकी बात करते हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना, जल्दी बताओ, तो बोलते हैं 25 कूलम का है। अच्छा 25 कूलम का है, तो हम लोग किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव प्लेट के पास में जो चार्जेस है। क्यों, क्योंकि आयतर हमें लेना क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही लेना होता है। अगर इसके पास 25 कूलम का चार्ज है तो इसके पास भी 25 कूलम का चार्ज होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा। तो हम लोग जनरली बात करते हैं तो क्या करते हैं कि यार कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो वो हमें बताने वाला बता देता है कि 25 कूलम है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, प्लस प्लेट की बात कर रहा है। और नेगेटिव प्लेट के पास में भी कितना है, 25 है, और टोटल चार्ज अभी भी कितने, जीरो। लेकिन बात करते हैं तब एक की बात करते हैं, पूरे की बात नहीं करते,
समझ में आ गया? जो प्लस वाली है कन्वेंशनल मेथड है जो लेफ़्ट की तरफ होता है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या लेफ़्ट से राइट ही चलते आते हैं लिखने के लिए, तो हम लोगों के लिए सहूलियत होती है कि चार्ज। लेकिन आप ये मत समझना अगर उसने 25 कूलम की बात की है कैपेसिटर पे चार्ज की तो वो खाली प्लस की बात कर रहा है। 25 अगर प्लस के हैं तो 25 भी माइनस के भी होंगे, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं, यार प्लस प्लेट का चार्ज बताओ कितना, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, तो बात जनरली निकलती रहती है कि प्लस प्लेट पे इतना है, प्लस प्लेट पे इतना है। बैठ गए? अब हम करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती है। थोड़ा बहुत तो आपने सीख लिया वही बैटरी वाला फंडा, लेकिन और अच्छे समझते हैं। मान लो कि ये हमारा कोई कंडक्टर है, NCERT की बुक में जो बना हुआ है वैसा बना देता हूँ, ठीक है, वरना बोलो बुक लेके बैठे हुए कुछ हुआ ही नहीं। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास में कोई एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इकाई धन परीक्षण आवेश, कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज ले सकता है। या अपने ड्रम में पानी भरा, स्टोर किया ना पानी को, तो कोई ड्रम पानी कितना ले सकता है? अगर कोई ड्रम 100 लीटर का तो 100 लीटर, अगर उससे ज़्यादा अगर उसको चार्ज देंगे तो क्या होगा? लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्जेस क्या हो जाएंगे? लीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ड्रम में अगर हम पानी एक्स्ट्रा डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा। ग्लास समझ लो, पानी के ग्लास में जितना पानी आएगा ठीक है, ज़्यादा डालोगे तो लीक हो जाएगा। वैसे इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये कितना चार्ज ले सकता है, ठीक है, तो कितना ले पाता है, पोटेंशियल इसका जितना मैक्सिमम हो जाए। ये सब बातें समझ में नहीं आएगी लेकिन अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसको चार्ज करना है, इसको लेके आएंगे Q0 को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ये तो मानते हो, ये तो पता ही है सब कुछ। हम इसको इसके पास में लेके आए और हमने क्या किया? वर्क डन किया। कौन सा किया? एक्सटर्नल किया। क्यों किया? क्योंकि ये लो, ये Q0 पहले वाला आ गया, अभी दूसरे वाले को और लेके आ रहे हैं चार्ज। अब तो करना पड़ रहा है। चलो पहले तो नहीं था वर्क डन, आपको लगा होगा कि नहीं करना पड़ा, लेकिन पहले भी ये चार्ज मैं तो कर रहा हूँ, मैं और चार्ज दे रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ, मैं और इसको चार्ज दे रहा हूँ, तो मुझे और वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या बोला? इकाई धन परीक्षण आवेश, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और फिर हम पॉजिटिव को ले रहे हैं। पॉजिटिव क्या करेंगे? रेपेल ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, समान चार्ज। तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल। जब वर्क डन की बात आई है तो और किस किस की बात आएगी? पोटेंशियल की बात आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्या होता है? वर्क डन अपॉन Q0 पढ़ते हुए हैं हम लोग। अल्टीमेटली हमने इसको चार्ज देते रहे। कितना लेगा ये चार्ज? जब तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगी उतना ये चार्ज ले लेगा। तो जब इसको हम चार्ज दे रहे हैं तो इसके पोटेंशियल में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कैसे? देखते हैं कि हम पोटेंशियल अगर निकालें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है किसी r डिस्टेंस पे? KQ/R। पढ़े हुए हैं हम लोग पीछे से। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। R के तो है ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है R के, उसकी नहीं, हम Q की बात कर रहे हैं। हम जब Q दे रहे हैं चार्ज इसको, तो इस पर क्या हो रहा है? इसके पोटेंशियल में बढ़त हो रही है। जब Q बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। बैठ गया? कोई भी चीज़ चार्ज कैसे होती है मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से नहीं होती क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन कर लिया, भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था, सपोज करो इसको छोड़ के चला गया, तो ये क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज हुई कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन हम वो वाली बातें नहीं कर रहे हैं बचपन वाली, हम ये थोड़ी वो वाली बातें कर रहे हैं जो हम पढ़ के आए पोटेंशियल पीछे चैप्टर से। तो हमने कहा कि हमें वर्क डन एक्सटर्नल करना पड़ेगा, और वर्क डन से रिलेटेड कौन है? पोटेंशियल है। पोटेंशियल का Q से क्या रिश्ता है? तो हमने कहा कि पोटेंशियल का Q से रिश्ता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, Q बढ़ेगा, अगर Q बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। कैसे? KQ/R², यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर Q डबल कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे जहाँ था वहाँ पे डबल हो जाएगा। अगर Q ट्रिपल कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रिपल हो जाएगा, उसी मल्टीपल, उसी रेशियो। यहाँ तक समझ पाए? बैठ गए? तो हमने कहा ये कैपेसिटर को हम ऐसे चार्ज करते हैं कि चार्ज ये क्या है वहाँ से उठा के, ये हमें वर्क डन एक्सटर्नल करना पड़ा। तो हमने एक सीधी सी चीज़ बना ली, हमने कहा कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। क्योंकि चार्ज ला रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज ही तो बोलते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, विभव, विभवांतर। चार्ज लाए, पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज को और बढ़ाया, पोटेंशियल और बढ़ा। प्रोपोर्शनल हटेगा, समानुपाती का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, और Q बराबर CV। CV यानी जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको CV की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों कर रहे हो अप्लाई? नौकरी के लिए। क्या लाए हो? CV।
करिकुलम विटे, पता नहीं क्या नाम बनाया, फ्रेंच ऐसे विटे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। और ये क्या है? कैपेसिटेंस, धारिता या कैपेसिटर। यहां से हम C निकालें। C का फॉर्मूला क्या बनता है? C इज इक्वल्स टू Q बाय V। ये फॉर्मूला और बन गया। यहां से V निकाल सकता है कोई, तो V का फॉर्मूला भी बना लेना। V बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय C। ये फॉर्मूला तो आने चाहिए ना तीनों बनाने एक से। अब यहाँ देखो, वहाँ तो हमने बढ़ा लिया कि Q बढ़ रहा है तो V बढ़ेगा। अभी इसको C और V के बीच में देखते हैं रिलेशनशिप। Q हम बोल रहे हैं, एक बार हम कांस्टेंट रख रहे हैं कि जितना हमारे पास में था हम उतना ही रख रहे हैं। हमने अगर जो ले लिया Q वो फिक्स है हमारा 25 कूलम, 25 कूलम, ठीक है। अब हम इसको नहीं बढ़ा रहे, ये तो आउट हो गया, ठीक है। इन दोनों का रिश्ता देखते हैं। अगर V बढ़ा तो C क्या हो जाएगा? कम, और V कम तो C बढ़ जाएगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक चीज़ समझना शुरू से, जैसे हम 10th में पढ़ते थे ना इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे हम लोग बार बार बोलते थे कि रेजिस्टेंस को थोड़ा लो रखना है, रेजिस्टेंस को लो रखना है, ठीक है। अब क्यों रखना है, क्या रखना है, बच्चे के पूरे चैप्टर में समझ नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे देखो, हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा रखना होता है, ज़्यादा रखना है। और कैपेसिटेंस को ज़्यादा रखना है तो पोटेंशियल क्या होगा हमारा? कम होगा। और पोटेंशियल को हमें कम रखना है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है चार्ज को बिना बढ़ाए हुए। तो वही काम अब हम करेंगे। आगे देखो, अब इसकी यूनिट्स वगैरह देखते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो एक तो ये यूनिट होगी किसकी? कैपेसिटेंस की, या कैपेसिटर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। लेकिन अगर ऐसा यूनिट की बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो बन जाती है फैरेड। और कहीं पे मैंने ऐसा पढ़ा था कि ये फैरेड जो है ना, ये फैराडे वाला नहीं है, सर माइकल फैराडे है ना, वो नहीं है। ऐसा सुना था मैंने कि ये फैरेड है, वो फैराडे। फैराडे यूनिट भी अपन ने पढ़ी थी कि एक फैराडे में कितने चार्जेस होते हैं मालूम? ठीक है, अब पता नहीं सही है कि नहीं, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे यूनिट फैरेड होती है, ये मैं बता रहा हूँ। मेरे को ये नहीं मालूम कि ये सर माइकल फैराडे से लिया गया नाम है या नहीं है, लेकिन नाम तो उन्हीं का ही था। बट ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि नहीं है। जैसे मैंने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के बाद में जो प्रोटॉन का इन्वेंशन हुआ था, तो उसमें रदरफोर्ड, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का कोई लेना देना नहीं, कहीं भी किसी पेपर्स में उनका कहीं नाम नहीं है। उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में बताया, बस मेन चीज़ उनका न्यूक्लियस के बारे में था। पता नहीं अब क्या है। बस हिस्ट्री और फिजिक्स में यही है कि अगर फिजिक्स में अगर फॉर्मूला फिट बैठ गया विच मीन्स वो थ्योरी सही है, लेकिन हिस्ट्री के फॉर्मूले कुछ है नहीं। तो बोल दे कोई हमने जंग जीती थी, अब जीती थी, लड़ी कि नहीं लड़ी, ठीक। तो फैरेड आ गया। फैरेड जो है ना, इट्स अ ह्यूज यूनिट। आगे देखो, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर यूनिट क्या होती है? 1 फैरेड। अगर हम 1 फैरेड का ले रहे हैं और 1 क्यू उसको चार्ज दिया, तो उसके पोटेंशियल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 1 वोल्ट से पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर हमने किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दिया है और वो हमारा कैपेसिटर 1 फैरेड का बनाना है हमको, तो उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी। 1 वोल्ट पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो जाएगा। कब? जब हम उसको 1 कूलम चार्ज देंगे। किसी भी कैपेसिटर को जब हम 1 कूलम चार्ज देंगे तो उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसको तो हम कट से सॉल्व कर देंगे कि पोटेंशियल को कम कैसे करना है, क्या नहीं करना। ये समझो, अब आ गया यहाँ तक समझ में। अब फैरेड जो होती है ना, 1 फैरेड जो है ना, इट्स अ ह्यूज कैपेसिटेंस। 1 फैरेड बहुत बड़ा हो जाता है, बात करेंगे अपन उसकी भी बाद में आराम से। 1 फैरेड इज़ ह्यूज, बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। इसलिए हम इसकी जगह 1 फैरेड की जगह क्या लेते हैं? 1 माइक्रो फैरेड लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाता है? 10⁻⁻6 कर दो, या फिर 1 नैनो फैरेड लेंगे, 10⁻⁻9 कर दो। बैठ रहा है? कहीं पे दिखे ऐसा 1 माइक्रो फैरेड, तो वहाँ पे 10⁻⁻6 पुट कर देना, ठीक है। 1 पिको फैरेड लेंगे, 10⁻⁻12। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ तक हो गया, अपनी यूनिट हो गई। अब अपन बनाते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला। पहले लाइन से चलते रहते हैं कि हमने फार्मूला बना लिया, फिर हमने ऐसे यूनिट से इसके निकाल दी। एक यूनिट इसकी ये भी होती है,
कूलॉम अपॉन वोल्ट, और ऐसे यूनिट इसकी होती है फैरेड, और फैरेड बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। अब हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं कि वीमा क्या होती है। इतना बड़ा लिखना डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको ऐसे ही बता दो ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, उससे बता दिया जाता है डायमेंशनल फॉर्मूले को। यानी वीमा क्या होगी, कैपेसिटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैपेसिटर की वीमा निकालना काफ़ी भारी काम है, ठीक है, पूछ लेते हैं अक्सर। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला देखो क्या था, C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q का रिश्ता कहाँ से आया हुआ हमारे पास में, इलेक्ट्रिसिटी, I बराबर Q अपॉन T। I क्यों थी, क्यों आई थी, क्यों आई थी मत कर देना, I क्यों थी, तो यहाँ से क्यों निकालना है, I इंटू टी, ठीक है। I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और T की यूनिट क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो T को T लिखते हैं, तो A इंटू टी आ गया यहाँ, तो A इंटू टी। V क्या होता है, V बराबर होता है W अपॉन Q। आगे देखना है, W क्या होता है, F इंटू डी अपॉन क्यू, छोटा बड़ा जो भी लेना हो कोई दिक्कत नहीं, तो F इंटू डी अपॉन क्यू। यहाँ तो चलाता जाऊँ यहाँ तक, अभी V को सॉल्व करने में लगे अपन, कैसे आया, W अपॉन क्यू जानते हैं फॉर्मूला, एफ डी आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू, ये चल ही रहा है। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला M इंटू ए होता है, ठीक है। M तो वैसा का वैसा, A क्या होता है, एक्सेलरेशन, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आ गया। और D की यूनिट क्या होती है, इस D की भी लिख रहा हूं मैं, लगे हाथ, D की यूनिट होती है मीटर, दिख गया, हाँ मीटर भी दिख गया। और अपॉन Q है, अपॉन Q है तो Q का क्या हो जाता है वापस से, A इंटू टी हो जाएगा, ये देखो ये अपॉन में Q है, A इंटू टी हो जाएगा, बैठ गया, ये A इंटू टी और ये S स्क्वायर, ये तो चले जाएंगे ऊपर। ये M जो है ना, ये मास है, मास इसकी होती है किलोग्राम, ये M को M ही लिख दिया मैंने, इसकी होती है किलोग्राम, ठीक है ना, यूनिट जो अपन पढ़ते हुए हैं। तो अब देखो किलोग्राम की क्या होती है, किलोग्राम को M से लिखते हैं, मीटर और मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन L स्क्वायर से लिखते हैं, L स्क्वायर, क्योंकि L है, L स्क्वायर आ गया। और ये S स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा T स्क्वायर, और A इंटू टी ये वैसा का वैसा ही है, तो लिखे अब यहाँ पे C बराबर, कितना जंजाल किया तब जाके आइए, तो A इंटू टी तो अपने पास में था, ये रहा। F इंटू डी का क्या क्या आया है, एक तो M आया है, M के साथ L स्क्वायर भी आया है, और अपॉन में T स्क्वायर इंटू A इंटू ये T जो एक और है इसको T3 लिख दूँ, ये T3 और ये A हो गया, नीचे दो ही बचेंगे। अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू, ये ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना था, ऐसे लगाया करो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए, इससे पता चलता है कि आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। ये ब्रैकेट सब पे लगाते जाना। अब देखो ये T ऊपर चला जाएगा, तो 3 तो है ही, और ऊपर और चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M को मैं अब ऊपर ला रहा हूँ तो M-1, L को भी मैं ऊपर ला रहा हूँ तो -2, और मल्टीप्लाई A पहले से ही था, T पहले से था, ये दोनों क्वांटिटी जब ऊपर जाएगी ना तो ये प्लस में ही जाएगी ऑटोमेटिक, T3 इंटू A, ये तो अभी डायरेक्ट ऊपर गई है, क्योंकि अपॉन के नीचे अपॉन फिर अपॉन, दुश्मन दुश्मन का दोस्त, नहीं समझ में है, ऐसे ना बकवासी डायलॉग मत मारा करो सर, हम लोगों को ना समझ में नहीं आता, हम लोग ना क्लास वाले लोग हैं, क्लास वाले, वी वांट क्लास, इंटू T4 और A2। अब ये देखो क्या बनी, M-1 L-2 T4 और A की स्क्वायर। अब मैं देख लूँ कहीं मेरे ही गलत हो जाए, A2 T4, ठीक है, इट्स गुड, लिखो यहाँ पे। इजी कर लोगे, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए दिमाग में, सटाक से फटाक, तभी कर पाओगे। चलो आगे बढ़े, गुड। आगे देखो, C बराबर Q अपॉन V, ये हमारा फॉर्मूला बना है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये C किस पे डिपेंड कर रहा है, Q पे डिपेंड कर रहा है,
चार्ज बढ़ रहे थे तब सी बढ़ेगा, क्योंकि स्टोर ज़्यादा करेगा चार्जेस को, तो उसकी स्टोरिंग की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, तो कैपेसिटर भी ज़्यादा मजबूत बन गया, बड़ा बन गया। और वी नहीं, ये इन पे डिपेंड नहीं करता। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट लिखा है, डिपेंडेंट नहीं लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। सी क्यू और वी पर निर्भर नहीं करता, तो किस पे करता होगा? तो सी निर्भर करता है आकार पे, आकृति पे, शेप, साइज, डिस्टेंस, दूरी कितनी है उनकी, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो मैं खाली डिस्टेंस लिख रहा हूँ कि दोनों कंडक्टर के बीच में दूरी कितनी है, दूरी चालक के बीच, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स लिख देता हूँ, फिर भूल जाओगे। कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स लेंगे तभी तो कैपेसिटर बनेगा, चालक के बीच में, चालक प्लेट के बीच, ठीक है। और चालक प्लेट के बीच में मटेरियल कौन सा डाला है, यानी मीडियम प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के मध्य माध्यम कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक भी लिया है तो कौन सा लिया है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन पे ये डिपेंड करता है। तो बोलो ये क्या कर दिया, तो ये देखो आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आए थे, वीर वाला फॉर्मूला याद है, वीर, ओम्स लॉ ने क्या कहा था, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, ये ओम्स लॉ है, ये बोल दो। इसमें R किस पे डिपेंड कर रहा था, V पे डिपेंड कर रहा था, I पे डिपेंड कर रहा था, नहीं, R तो डिपेंड कर रहा था लेंथ पे, लंबाई पे डिपेंड कर रहा था। लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तार लंबा ले लिया, मैं खाना बनाने आए हुए हैं, कौन, हलवाई बाहर बना रहे खाना, ठीक है, उनको पंखा चाहिए बाहर, सॉकेट का है, बिजली का आपके घर में है, आपने पंखे का सॉकेट जो था वो प्लग था वो घर में लगा दिया, और पंखे का तार लंबा करते गए, कहीं से लिया, तार लंबा करते 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 वहाँ बाहर हलवाइयों को दे दिया, अब वो पंखा चल रहा, क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, उसका लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, वो पंखा तेज चलाना है, समझ में आ गया ना, अभी देखो मजा आएगा। उस पंखे को तेज चलाना है, तार उतना ही लंबा है, उन हलवाई के बाद हवा अच्छी आनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। एरिया ज़्यादा लोगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अभी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था, लंबाई ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं। अब क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। एरिया अगर ज़्यादा लोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया ज़्यादा किसका, मतलब मोटा तार लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तार अलग अलग होते हैं, आपने देखा होगा, 1 स्क्वायर mm के तार होते हैं, 1.5 स्क्वायर mm के होते हैं, 2 स्क्वायर mm, 2.5 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर, 6 mm स्क्वायर, 8 mm स्क्वायर, उतना नहीं जाना है, बट आप 4 स्क्वायर mm का भी ले लोगे तो भी बहुत बड़ी बात होती है, 4 स्क्वायर mm का भी। तो आपने एरिया बढ़ा दिया, किसका, वायर का, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल किसका, वायर का। रेजिस्टेंस कहाँ है, कौन है रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट का, और कुछ भी। एरिया बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी आर इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो आर एल अपॉन ए। और जैसे ही ये हटता था प्रोपोर्शनल, तो एक इक्वल्स टू जो कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या कहलाता था, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, कि कौन सा तार लो। अब अभी क्या, सिल्वर लो, सिल्वर की सबसे अच्छी होती है, फिर उसके बाद कॉपर अच्छी होती है, फिर उसके बाद गोल्ड अच्छा होता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम अच्छा होता है, ऐसा जो भी पढ़ा, लेकिन सिल्वर इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो ये वो बताता था कि सिल्वर की क्या होती है रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती थी ओम मीटर में। तो ये किस किस पे डिपेंड करता था, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, मटेरियल पे डिपेंड करता था कि मटेरियल कौन सा लिया, ये रहा मटेरियल, ये बता रहा है मटेरियल कौन सा ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो। वायरिंग होती कि नहीं होती, घर पे कॉपर की वायरिंग होती है, सिल्वर की क्यों नहीं करते, क्योंकि कॉस्टली होती है, जेब में होनी चाहिए, गांधी जी तब होती है इसकी। और कॉपर भी ले सकते हो। तो ये इसने तो बता दिया मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और किसके पे कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। लेंथ अगर, लेकिन फिर भी हमें तो लेंथ लंबी है हमारी, तो हमें तो चलाना है वहाँ पे, अब क्या करना था, तो उसके केस में हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हिंदी में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा अगर हमारी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। वैसे हमारा कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इन चीज़ पे डिपेंड करेगा। अब हम सिंबल देखते हैं, प्रतीक। प्रतीक कैसा होता है कैपेसिटर का? चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, कोई भी कैपेसिटर हो, गोला हो, कुछ भी हो, उसको बनाया ऐसे जाता है, ठीक है। ये फिक्स्ड है, कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस, नियत धारिता का संधारित्र, जिसकी धारिता नियत रहती है। अब इसको बता दिया कि उसने 10 माइक्रोफैरेड का है, तो ये 10 का ही है, चेंज नहीं हो सकता। एक आते हैं वेरिएबल वाले, ये 2 प्लेटें बना नहीं हो और कुछ नहीं, ये वेरिएबल आ गया, परिवर्तित, परिवर्ती, बाकी लिख लेना, परिवर्ती धारिता का संधारित्र, ठीक है। ये सिंबल होता है। अब आप जो भी कोई सर्किट देखोगे तो उसके अंदर जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल, प्रतीक होता था, वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर बनाना हो तो ये करके ये कर देते थे, ठीक, प्लस माइनस वो सब ठीक है, अलग बात है। तो ये प्लेट का देखो ऐसे ऐसे दिखा रखा है, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे दिखा रखा है इसने, ये प्लेट है, ये दिखा दिया आपको। अब प्लेट पीछे दिख रही है आपको? कुछ नहीं दिख रही आपको, खाली ये चीज़ दिख रही होगी, है ना। थोड़ा सा और मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, वाह, ये दिखता है आपको, ये वाला हिस्सा ये दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेट बनी हुई है। अब वो प्लेट है, सिलेंडर, कुछ भी हो, सबका मिक्स ऑल टुगेदर होता है ये। अब देखो आपकी एनसीईआरटी की बुक में हिंदी वाले 4थी लाइन और इंग्लिश मीडियम वाले 5वीं लाइन को देखना, क्या लिखा हुआ है? सिंगल कंडक्टर कैन बी यूज्ड एज अ कैपेसिटर बाय अज्यूमिंग द अदर एट इन्फिनिटी। सिंगल कंडक्टर, अभी हम क्या बोले? 2 कंडक्टर होने चाहिए, ठीक है। एक के पास जितना चार्ज, दूसरे के पास भी उतना चार्ज, लेकिन नेगेटिव सेम चार्जेस होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट प्रकृति भिन्न होनी चाहिए। एक सरल चालक को भी संधारित्र की भांति प्रयोग कर सकते हैं यदि दूसरे को अनंत पर माने। तो अपन लोग इस पर डेरिवेशन निकालते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित मतलब कहीं अलग थलग पड़ा हुआ है, ले रहा है वीड वगैरह एकदम से, ठीक है ना। आर्यन खान हो गया उसका, और मारिजुआना, अकॉन, स्नूप डॉग, वो सब, ठीक है ना। वीड, गोलीय चालक धारिता, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस निकालेंगे अपन। तो अपन एक गोलीय चालक मान लेते हैं, ये रहा अपना गोलीय चालक। किसको मान रहे हैं अपन? अर्थ को ही मान रहे हैं अपन। अर्थ अपनी ऐसी क्या, गोला ही तो है, और ये अपने को, अपन ने उसको क्यू चार्ज दे दिया। ये चार्ज उसके सरफेस पे आ गए जी, सारे के सारे बैठ गया। ये सेंटर केंद्र बिंदु हो गया, ये इसकी क्या हो गई? रेडियस अर्थ की, और ये कौन सा पॉइंट हो गया? ओ सेंटर पॉइंट। तो हम लोगों को क्या निकालना? कैपेसिटेंस निकालना। किसका? स्फेरिकल का। गोलीय चालक लिखा हुआ, उसकी क्या निकाली? धारिता। फॉर्मूला क्या निकाला था? C बराबर Q/V। C इज इक्वल्स टू Q/V। पोटेंशियल कितना होता है बेटा? धीरे धीरे क्या करेगा? जब इसको चार्ज देंगे गोले को, इसको, तो ये कुछ पोटेंशियल डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? अपने ऊपर कुछ विभव का विकास कर लेगा, ठीक है ना। तो विभव का विकास किया। पिछली बार सरकार आई थी तब पिंकी हुई थी, इस बार विकास हुआ है, ठीक है। V इज इक्वल्स टू KQ/R। पोटेंशियल होता कि नहीं होता? कितने R दूरी पे, अगर कोई R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाले तो अपन पोटेंशियल निकाल चुके हैं उस चैप्टर से, वो वैल्यू रख दे यहाँ पे। गुड। कहाँ से आया? R डिस्टेंस पे, या इसको कह दो सरफेस पे इतना होता है, इतना ही अंदर होता है। KQ/R, Q से Q को चेप दिए, क्या बचा? C इज इक्वल्स टू, ये R ऊपर चला जाएगा, ध्यान से, ये R सबसे ऊपर चला जाएगा, और K अभी भी नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। C इज इक्वल्स टू, K की वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू 1/4πε0 होती है। इस K की वैल्यू 1/4πε0। ये 4πε0 भी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो क्या बच गया? 1/4πε0 इंटू R। अब ये तो सिंगल कंडक्टर है, ठीक है। तो उसने कहा दूसरे को अनंत पे मानो, इनफाइनाइट पे। तो ये देखो लाइन खींचता जा रहा हूँ, और मैं मान रहा हूँ दूसरे को इनफाइनाइट पे। ये रहा इनफाइनाइट पे बैठा दूसरा कंडक्टर। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इनफाइनाइट पे अपन उसको ग्राउंड करेंगे, ठीक है। ये मैं बाद में समझाऊंगा। अपन जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना कैपेसिटर का, कि सिद्धांत क्या है कैपेसिटर का, इसके बाद ही पढ़ेंगे, तब बताऊंगा कि ग्राउंडिंग क्यों की। भूसंपर्कित, एक तो अर्थिंग कर दी, एक तो इनफाइनाइट,
और दूसरा उसको इन्फाइनाइट पे ग्राउंड करना। मतलब समझ रहे हो आप, ये तो पृथ्वी अर्थ, ये अर्थ है हमारा गोला, ठीक है ना, ये अर्थ का कितना निकला, इतना निकला, अभी निकालेंगे फॉर्मूले से। और अर्थ से दूर कौन बैठा, जुपिटर बैठा हुआ है, यूरेनस बैठा हुआ है, और कौन बैठा हुआ, प्लूटो बैठा हुआ है, और उसको भी अपन ने ग्राउंड कर दिया, प्लूटो को पकड़ के ग्राउंड कर दिया अपन। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मजे देखो, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना सिंगल कंडक्टर। लेकिन दूसरा अपन को मानना है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे भी अपन को क्या करना है, ग्राउंडिंग करना है। ये लिख लेना लाइन, थोड़ी सी समझाएंगे बाद में इसको अच्छे से, चिंता मत करो, अपन समझाते हैं हर चीज को। आगे देखो ये कब आया है, व्हेन इन एयर और वैक्यूम, एज आई टोल्ड यू, वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, डबल सी नहीं आता, डबल यू आता है, मेरी आदत पड़ी हुई है। वैक्यूम यानी निर्वात, निर्वात का कैपेसिटेंस और वायु में होगा तब ये होगा। अब अगर मीडियम भर दे तो, हम जो डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे कि अगर मीडियम भरेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये डिपेंड किस किस पे करता है, शेप, साइज पे। साइज आ गई ना, देखो 4πε0 इंटू आर, आर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ मेरे को। आर बढ़ा दी मैंने, ये आर और बड़ी कर दी, ये त्रिज्या मैंने बड़ी कर दी, 5 सेंटीमीटर 50 कर दी, ये अर्थ है तो 6400 किलोमीटर कर दी मैंने इसकी त्रिज्या, कितनी 6400 किलोमीटर, मैंने 12000 कर दी, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो अर्थ जितना बड़ा कैपेसिटर लेंगे तब ये। आगे देखो, ये तो था, अब मीडियम की बात करते हैं, माध्यम की बात। ये छोटे मोटे एक बार मैं बना दूँ ना फॉर्मूले, तो आपकी भी क्या दिक्कत नहीं रहेगी। माध्यम में CM लिखेंगे क्योंकि मीडियम चल रहा है, गुड, कहाँ दिख रहा है, हाँ, इज इक्वल्स टू 4πε0 की जगह क्या लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे, और आर था वैसा का वैसा, बस यहाँ गच्चा हो गया अपना। और एप्सिलॉन क्या होता है हम जानते हैं, E0 और ER। अब मेरी बात सुनो ढंग से, ये ER क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक होता है। कोई इसको ER से लिखता है परावैद्युत, परावैद्युत, कोई इसको ER से लिखता है और कोई इसको K से लिखता है। ये लिखने का तरीका है, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, E = EO × K। लेकिन ढंग से समझना, ये K वो वाला K नहीं जो न्यूटन, न्यूटन क्या है, कूलम्स लॉ में आता है, जो जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, ये वो K नहीं है, ठीक है ना। ये तो बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दे रखा है कि परावैद्युत जो होता है उसको या तो ER से बोला जाता है, किसी बुक में ER, मेरी आदत ER से पड़ी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं दोनों से बताता जाऊँ, K से भी। एक ही चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक का नाम है और उसको सिंबल ये दे दिया ER नाम से, और K बोल दिया, कर दें यहाँ पे डालें ये E बराबर फॉर्मूला, तो मीडियम का आ जाएगा कैपेसिटेंस 4π, E की जगह E0 ER और R, ये E0 ER डालें इस एप्सिलॉन की जगह, या कोई K डालना चाहे तो K भी डाल देना। 4πε0 R, इसको पास में लिखा है, इसको थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ, समझ में आ गया। ये क्या बन गया वापस से, ये देखो कहीं देखा था 4πε0 R, ये किसका बन गया, वैक्यूम का। अच्छा देखो, C = C0, यानी C0 मतलब क्या, किसकी बात हो रही है, वैक्यूम की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, एयर की बात हो रही है, यानी एयर वाले को वो C0 से लिखेगा, वो ध्यान रखना, तो भूल मत जाना। ये C क्या है, ये C है, और ये C0 क्या है, अरे भाई एयर और वैक्यूम को हमने C0 बता दिया, ये लो C0 लिख दिया। अब वैक्यूम और एयर की बात हो रही है, निर्वात और वायु की बात हो रही है तो C0 लिखते हैं, मीडियम की बात हो रही है तो M लगा देते हैं, ठीक है। तो CM = ये किसका था, 4πε0 R, पूरा फॉर्मूला लिखता सब, इस C का था, ये C कहाँ का है, वैक्यूम का है और एयर का है, तो इसको वैक्यूम एयर को अपन ऐसे बना दें, ठीक है, × ER। क्या फार्मूला बना, मीडियम में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मीडियम डालेंगे ना, दोनों के बीच में एक अर्थ है, एक दूसरा और है कोई ऐसा का ऐसा ही गोला, उसको हमने ग्राउंड कर दिया और इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ है, तो हम उसका कैपेसिटेंस निकाल रहे, तो हमने कहा कि इनके बीच में अगर आप मटेरियल भर दोगे ना, डाइलेक्ट्रिक की ER, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत, तो बढ़ जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि जो भी निर्वात का होगा, वैक्यूम का होगा, उसमें मल्टीप्लाई तो हो रहा है ER, ठीक है। ER की वैल्यू माइका के लिए कितनी होती है, ऑयल के लिए कितनी होती है, ऑक्सीजन में कितनी होती है, सब बुक में आपकी शायद देर की नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं करनी, कोई दिक्कत। तो ये निकल के आ गया, ठीक है। यानी एयर में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ER टाइम्स, देखो ये एयर का निकाल रहे हैं और वैक्यूम का निकाल रहे हैं, तो CM/ER, ER टाइम्स कम हो जाएगा, ER टाइम्स बढ़ जाएगा। मीडियम में बढ़ जाता है कैपेसिटेंस, इसीलिए मीडियम हम यूज़ करते हैं, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, और वो है कुछ भी नहीं,
मीडियम में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कितना, ER टाइम्स बढ़ जाता है। ER क्या है, गुना, गुना बताता है। पापा कितने साल, 60 साल के, बेटा कितना साल, 15 साल का। किससे गुणा करूं 15 को कि 60 आ जाए, एरो 15 से 60 पे पहुंचना, किससे गुणा करूं, 4 से, तो 4 क्या आ गया, पैराविद्युत आ गया मेरा, समझ आ गया, गुना टाइम्स और कुछ भी नहीं। तो यहाँ तक याद रहेगा। इस चीज़ को अच्छे से लिख लेना, भूसंपर्कित करना होता है, अर्थिंग होता है, कौन, दूसरा वाला जो पड़ा हुआ है, समझाएंगे ना प्रिंसिपल, तब करेंगे। तो ये हमारा आ गया। अब हम कुछ एक सवाल देखते हैं कि अर्थ का ये आया है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, तो इसका कुछ करते हैं अपन। अब देखो स्वाद लेते हैं कुछ। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कंसिडरिंग इट टू बी स्फेरिकल कंडक्टर। अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर मान के उसका कैपेसिटेंस निकालो। रेडियस दे रखी है हमको 6.4 × 10⁶ मीटर, ये अर्थ की होती है। हाँ, आज पता चला। पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपन ने फॉर्मूला क्या बनाया था कैपेसिटेंस का, 4πε0 r बनाया था। रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, डाल देना छोटा r बड़ा r। कोई पागल फूल भेजता रहता है और तुम लोग डिलीवरी करते रहते हो। मैं ही वो पागल हूँ। फूल भेज के लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो। वैसे कितने पैसे खर्च किए, $132, टोटली वेस्टेड। आर की वैल्यू डालो कितनी, 6.4 × 10⁶। इसका तो कुछ हो नहीं सकता 4πε0 का, है ना। तो अपन क्या करेंगे, देखो खेला देखना भी। 6.4 × 10⁶ अपॉन 1/4πε0, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ। मैंने 1 अपॉन नहीं लिखा है, 4πε0 यहाँ बैठा था तो उसका अपॉन करके फिर अपॉन करके, तो ये चीज़ तो वापस यहाँ जा सकती है कि नहीं जा सकती, भाई जा सकती है। मैथ्स है यार, मैथ्स है बेटे, मैथ्स है। 6.4 × 10⁶, ये वापस ऊपर चली जाएगी ना यार, है क्या कर रहे हो। और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, क्योंकि 4πε0 की नहीं होती, गच्चा हो जाएगा। पहले तो पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो, 10 ऊपर भेज दिया, -10, खेल खत्म इसका। तो 64/9 तो हो ही गया इधर, और इधर के पास 10 की पावर -4, 7 9 63 होता है। लगा पॉइंट, एक 0 उतार लिया तो 10 बना, तो 9, तो एक बार फिर एक बार, तो C बराबर 7.11 × 10 की पावर -4। फिर ये पॉइंट उड़ा तो नीचे 100 लग गया, यानी 10 की पावर 2 लग गया। ये फिर ऊपर आया 10 की पावर 2, तो ये माइनस का हो गया, ये फिर यहाँ से गायब हो गया, दिख तो रहा है, हाँ गुड। तो C = 711 × 10 की पावर -6 आ गया। और C की यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है, ठीक है। और हमने कहा था जहाँ भी 10 की पावर -6 दिखे वो 1 माइक्रो होता है। फैरेड वैरेड कुछ नहीं, 10 के माइनस से होगा वो 1 माइक्रो हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 711 × 10 की पावर 6 दिख रहा है, तो इसकी जगह मैं माइक्रो डाल देता हूँ, माइक्रो फैरेड। C = 711 माइक्रो फैरेड। अब ढंग से सुनो, हमने कहा था कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस इज़ अ ह्यूज कैपेसिटेंस। अगर 1 फैरेड है किसी चीज़ का कैपेसिटेंस तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इट्स अ ह्यूज। अर्थ को अगर हम कंडक्टर माने और दूसरा किसी और जो इनफाइनाइट दूरी पे उसको भी अगर हम कंडक्टर मान के और चलें, तो हमारा कैपेसिटेंस कितना आता है, 711। 1 फैरेड नहीं आ पाया, अभी बहुत छोटा है, माइक्रो फैरेड में आया है 711 माइक्रो फैरेड। यानी अर्थ का इतना बड़ा हमें अगर बनाना पड़ेगा तब 1 माइक्रो फैरेड। इसलिए हम 1 माइक्रो फैरेड को क्या लिख रहे थे कि हमें ये नहीं लेना होता, इसकी छोटी यूनिट लेनी होती है, 10 की पावर 1 माइक्रो फैरेड लेना है, 1 नैनो फैरेड लेना है, पीको फैरेड लेना है। कहा था हमने, इसीलिए कहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे देखो। ऐसे न्यूमेरिकल करते हो ना, तो कैपेसिटर के ऊपर है ना, संधारित्र के ऊपर समझ बहुत अच्छी बनती है, पकड़ बनती है। और फिजिक्स का काफ़ी अच्छा टॉपिक है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। और ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल करोगे ना, मजा आएगा। क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर गोला है, उसकी रेडियस क्या होगी, जिसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है आपको, 1 फैरेड दे रखा है, ठीक है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि 1 फैरेड बहुत बड़ी है, तो इसकी रेडियस क्या बहुत बड़ी निकलने वाली है, तो हमको मालूम है, पृथ्वी से भी बड़ी। कैन यू कीप इट इन अलमीरा। क्या उस कंडक्टर को आप जो बनेगा 1 फैरेड का, उसको अलमीरा में रख सकते हो, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होती कि नहीं होती,
इतने mAh की बैटरी है, उसको आप अलमारी में रख सकते हो, उसके अंदर चार्ज ही तो है। ठीक, 1 फैरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। आप करते हैं अभी स्पष्ट, देखना बहुत मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आंसर, सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखो, गोलीय स्फेरिकल के लिए 4πε0 इंटू आर। आर क्या है? रेडियस। हमें इस बार क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है, वो हमें पूछ रहा है। रेडियस बताओ, त्रिज्या बताओ, त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या के लिए हम फॉर्मूले में अदल बदल कर देंगे, 1/, बैठ गया। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? आर इज इक्वल्स टू, कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 1 फैरेड। ठीक है, और ये 1 लिख दिया यहाँ पे, और इनटू में ये 1/4πε0 है, ध्यान रखना। और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? स्वाद लेने के लिए ही न्यूमेरिकल, तो स्वाद दिलाएगा आपको बहुत अच्छा, देखना भी। 9 × 10⁹ ये 9 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 9 × 10⁹ आ गया फाइनली। और रेडियस की यूनिट क्या होगी? मीटर में। किलोमीटर में लिखते हैं तो 9 × 10⁶ किलोमीटर, ये रेडियस हो गई। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? अर्थ की रेडियस, अर्थ 6.4 × 10⁶ मीटर, और किलोमीटर करेंगे तो 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। हाँ, लगभग 6000 किलोमीटर होती है, और क्या 6400 किलोमीटर। आगे देखो, ये आई हमारी रेडियस, यानी उसकी रेडियस इतनी बड़ी हो जाएगी, वो इतना बड़ा बन जाएगा कैपेसिटर। आगे पूछ रहा है वो, देख, कैन यू कीप इट इन अलमीरा? एक्सप्लेन, क्या आप इस अलमारी में रख सकते हैं इसे, कैपेसिटर को? स्पष्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं अलमारी में, क्यों नहीं रख सकते। हमारे पास जो कांच की बोतल होती है ना, उसके अंदर इस कैपेसिटर के ये जो होगा इतनी त्रिज्या वाला, इसके बाल काट के उस बोतल के अंदर रखेंगे, घर का झाड़ू पोछा करवाएंगे हम लोग उससे, बर्तन तक धुलवा लेंगे उससे। क्या लिख क्या होगी? रख सकते हो अलमारी में? इसलिए तो पूछा उसने, नहीं रख सकते। कितना बड़ा हो गया? अर्थ से 1400 टाइम्स बड़ा हो गया ये कैपेसिटर, 1400 गुना, 1400 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करना 1400 से, ये आएगा। गुना, टाइम समझते हो, इसको 1400 से गुना करना, तब ये आ जाएगा। 1400 गुना बड़ा हो गया अर्थ से। अलमारी में रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, अलमारी में रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। आगे चले, गुड।